नमस्कार। हमें ये जानना चाहते हैं सर, आप कैसे सारा 3 सेक्टर में डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज में डबल डिजिट ग्रोथ चल रही है? पोस्ट कोविड और पोस्ट दिस यूक्रेन रशिया वॉर, सो पोस्ट कोविड एंड वॉरफेयर सर, सो वर्ल्ड के अर्थतंत्र को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। हम सबको एक बात का संज्ञान लेना चाहिए कि भारत जैसे देश में पशुपालन वो उनका सिर्फ बिजनेस नहीं है, वो उनका जिंदगी है, ये उनका समाज जीवन है, लाइवलीहुड है। वो एक प्रकार से मैं मानता हूं कि इस देश में सबसे पहले प्राचीनतम बिजनेस के रूप में आप किसी को भी बताना है तो बहुत ही विनम्रता से मैं बताना चाहूँगा कि ये पशुपालन ही इस देश का पहला बिजनेस होगा। वहीं से प्रारंभ हुआ होगा। और पराकाष्ठा तो वो हो गई कि परमात्मा श्री कृष्ण ने भी इसका श्रेय किया और उपदेश दिया कि आप पशुपालन करेंगे, आप गोपालन करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, और खुद भी गोपालन करके लोगों को प्रेरणा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे देश में इतनी विविधता है, इतने एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं, इतनी विविधताएं हैं, और हर प्रदेश में अपने अपने पशु है। ये ऐसी इतनी विविधता विश्व के किसी देश के पास नहीं है। अभी आप दुनिया के किसी भी देश में जाओगे तो वहाँ 1-2 गायें होंगी उनकी नस्ल की, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारे पास 50 नस्ल है, 15 नस्ल हमारे पास, और इतनी विविधता सफर है कि इसका देखना, उसको समझना, उसका लालन पालन करना एक प्रकार से हमारे देश के पशुपालकों के लिए समाज धर्म है। सर, इधर मुझे याद आ रहा है, सिर्फ पशुओं का नहीं है, इवन दूसरा अभी मुझे लग रहा है कि डोंगी और कैमल मिल्क के बारे में भी आप बोल रहा था। वो मैं आगे बताता हूँ ना। वो तो अब मैं ही जो आपको बताने वाला यही था ना कि ये इसमें इसीलिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का सुकान संभाला तो उन्होंने फोकस किया इस एरिया पे, वो अभी तक नहीं था। तो फोकस का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इस मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय बनाया, इंडिपेंडेंट मंत्रालय बना। तो अब वो फोकस है पे एनिमल हस्बेंड्री पे, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा सचिव है, हमारी सारी हमारा बजट है, मैक्सिमम बजट और हमारा बजट है, वो सारी चीजें अब हो फोकस होती है। और अब हम एनिमल हस्बेंड्री के तरीके से हम डिमांड रेज करते हैं और इसको सपोर्ट देने का काम करते हैं। और मोदी जी ने इनको दोनों डिपार्टमेंट को, फिशरीज को भी स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया। अब आप कल्पना करिए, आज़ादी के 75 साल के बाद इस देश में फिशरीज डिपार्टमेंट का जन्म होता है। जिस देश के पास 8000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन हो और 2 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ हो, इतने बड़े विशाल संसाधन वाले देश में इसका मंत्रालय नहीं था, तो इस पर फोकस कैसे आएगा? सो मैं एक के बाद एक मंत्रालय के बारे में बताता हूँ। तो जब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने बनाया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने ग्रामीण अर्थतंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया 14 में कि हम किसानों की आय को दुगुनी करेंगे, 22 तक करेंगे। अब ये बयान आम पब्लिक और हमारे कुछ लोग, विपक्ष के लोग, इनको बहुत हल्के से ले रहे हैं। इनको ये पता होना चाहिए या समझना चाहिए कि ये चुनावी वादा नहीं है, ये चुनावी रैलियों में बताया गया निवेदन नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को और देश की जनता को बताना चाहता हूँ। ये बयान उन्होंने चुनाव जीत जाने के बाद उनकी सरकार को काम करना शुरू किया, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी सरकार किस दिशा में काम करेगी, इसके लिए ये उनका निवेदन है।
तो वो अपने ही सरकार के लिए एक प्रकार से दिग्दर्शन करने वाला ये स्टेटमेंट है, ये चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने फिर नीतियां बनाई इसको साकार करने के लिए। इसी का एक हिस्सा बना कि उसका ये डिपार्टमेंट स्वतंत्र हुआ और ये एलाइड सेक्टर माना जाता था। जब ये स्टेटमेंट हुआ और सब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब एग्रीकल्चर और फिशरीज वो एलाइड सेक्टर था, अब उसको स्वतंत्र बना दिया गया। मगर उसका काम तो किसानी की आवक को ही ज़्यादा करने का काम है। और खेती के साथ जब पशुपालन जुड़ता है तब जाके इनकी आय दुगुनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक निर्णय लिया। मैं आपके माध्यम से, कृषि जागरण के माध्यम से देश के किसानों को और विश्व के पशुपालकों को संदेश देना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन जब मोदी जी ने लॉन्च किया भारत की ओर से और देशवासियों को मुफ्त देने का ऐलान किया, आज पूरे विश्व में इनकी चर्चा है और पूरी दुनिया मान रही है कि कोरोना को जिस प्रकार से भारत ने मैनेज किया ऐसा किसी देश ने नहीं किया। मैं बहुत गर्व से बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त देने का ऐलान करने से 1 साल पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमारे देश के समग्र पशुओं को वैक्सीनेशन करने का ऐलान कर दिया, वो भी भारत सरकार के खर्चे से। मगर इनके बारे में चर्चा नहीं है। इसीलिए मैं ये कृषि जागरण का जो आपका अभियान है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे विषयों को लोगों की जानकारी में जाना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया और राज्यों के साथ मिलकर आज पूरे देश में ये मुंह पका, खुर पका, PPR जैसे रोगों से पशुओं को परेशानी हो रही थी, उससे पशुओं को भी निजात दे रहे हैं और पशुपालकों को इनसे जो हानि हो रही थी उससे उनका छुटकारा उनको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़े फैसले के बाद और भी, क्योंकि ये तो ग्रामीण अंचल का काम है और वहाँ वेटरनरी सर्विसेज तो बहुत पुअर थी और पशु कहीं दूर दराज गांव में बीमार पड़ा है, उसके पाँव में ही चोट आई है, उसको कहाँ लेके जाना, कैसे लेके जाना, ये संभव ही नहीं होता था। तो या तो पशु को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता था या उसके तकदीर में जो होता था होता रहता था, या फिर कोई अपने आप से ग्रामीण अपनी मर्जी से जो देशी उपचार उनको लगता था वो करते थे, मगर ज़्यादातर इसमें कोई फायदा नहीं होता था। इस संवेदना को पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हृदय को छुआ है। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन हृदय को छुआ करके कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस वाहन भारत सरकार के खर्चे से देने का निर्णय किया और पूरे देश में 4,000 से अधिक एम्बुलेंस हमने मंजूर कर दिया और चालू भी हो गए कई राज्यों में। अभी पिछले पखवाड़े ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने 500 एम्बुलेंसें एक साथ लॉन्च किया पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। 75 जनपदों में कार्यक्रम किए, सभी जनपद में एक एम्बुलेंस था और एक साथ हम जहाँ गए थे लखनऊ, मैं भी उस कार्यक्रम का साक्षी बना, वहीं से 250 एम्बुलेंस को हमने ग्रीन सिग्नल दिए। मतलब पूरे राज्य को उन्होंने कवर कर लिया एक प्रकार से। ये सारे एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर रहेगा, पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा, जरूरी दवाइयाँ रहेगी और छोटी मोटी सर्जरी करने के साधन भी रहेंगे। ये सारे फ्री भी है सर, और ये भारत सरकार की ओर से 100% भारत सरकार की ओर से हम एम्बुलेंस का खर्चा उनको देते हैं। जब ये निर्णय हुआ और हमने कई राज्यों को ये बताया, कई राज्य इसमें जुड़ भी गए, मगर फिर राज्यों की ओर से एक समस्या आई थी। राज्यों ने ये बताया कि भाई साहब आप तो एम्बुलेंस हमको दे देते हो, भाई कल से हमें इसको चलाना है,
तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भारत सरकार की ओर से आपने एम्बुलेंस दे दी, मगर फिर चलाने के लिए हमको ड्राइवर चाहिए, डीजल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए। ये तो रिकरिंग है डेली का। तो आप तो एक प्रकार से गिफ्ट देकर हमारी जिम्मेवारी बढ़ा रहे हैं। फिर तो नहीं चले तो भी हमारे राज्य का लोग कहेंगे कि ये पड़ी है एम्बुलेंस, आप चला नहीं रहे, और चलाएंगे तो हमारी ट्रेजरी का हम पर बोझ बढ़ेगा। ये बात हमने प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर किया और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही ये सारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ड्राइवर, डीजल और अपनी दवाइयाँ, उन सभी में 60% भारत सरकार देंगे और 40% ही राज्य सरकार को बेयर करना होगा। ऐसे भी उनको परमिशन दे दिया। तो आज सभी राज्य सबसे अच्छी इस योजना का एक्सेप्टेंस कर रहे हैं और सभी राज्य और भी मांगने की कोशिश में लगे हैं। और इससे बड़ा फायदा क्या हो गया कि वेटरनरी हॉस्पिटल और वेटरनरी सर्विस उनके डोर स्टेप पे पहुंच गई। मैं आपको नंबर बोलता हूं, 1962 ये इनका नंबर है। इस एम्बुलेंस को कॉल करने का पूरे इंडिया में कॉमन नंबर बनाया गया है 1962। 1962 डायल करने से वो एम्बुलेंस आएगी आपके घर। और वो जैसे हमारी एम्बुलेंस से आती है वैसे ही आके आपके पशु की सारवार करके आपके घर पे ही सर्विस दे के चले जाएंगे। तो पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेट करना और पूरे देश के पशुओं के हेल्थ का एक मैनेजमेंट करना और उनके लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट का सुविधा पूरे देश को देना, इसमें कौन राज्य है, कौन पार्टी है, कौन लोग हैं, ऐसा कोई विचार मोदी जी ने नहीं किया है। पूरे देश के लिए है, देश के पशुओं के लिए है, देश के पशुपालकों के लिए है। ऐसे और भी पॉलिसी के जो डिसीजन हुए, इनके चलते इस क्षेत्र में अब टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने वाले भी आगे बढ़ रहे हैं। हम इनको भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। कई योजनाएं हैं, कभी हम विस्तार से भी पूरी योजनाओं के बारे में भी आपका साथ जिक्र करेंगे। मगर ये टेक्नोलॉजी को डोर स्टेप पहुंचाने का और टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से पशुपालन करना, अब पशुपालन परंपरागत रीति से नहीं करना है, आप नए टेक्नोलॉजी के ज़माने का प्रयोग करिए। आप प्रोसेसिंग में जाइए, आप डेयरी को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाइए, हर गांव में डेयरी होना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ अब हमारी सरकार काम कर रही है। तो इसके चलते ये जो क्षेत्र है उसका डबल डिजिट से इनका ग्रोथ हो रहा है। इतना सरकार ने इनको सीरियसली लिया है और लोग भी इनके साथ बहुत ताकत से जुड़ रहे हैं। और नई पीढ़ी अब इसमें एक पहले ऐसा माना जाता है कि पशुपालन से उनका मोह भंग हो गया है, मगर अब नए युवा लोग इसमें एंटरप्रेन्योर के तौर पे अंदर आ रहे हैं। और एक नया विषय खुल गया ना कि अभी पहले तो क्या था, पशुपालन की बात हो, दूध की बात हो तो बस अपना गाय भैंस, इसके आगे कोई सोचते ही नहीं थे। मगर अब तो मार्केट के अंदर कैमल का दूध भी है, डोंकी का दूध भी आ गया है और बकरी का दूध भी मार्केट के अंदर प्रमोशन करने के दौड़ में अपने को जोड़ रहा है। और ये सारे जो दूध है, डोंकी का दूध है, जब मैं पहली बार मेरा मिलना हुआ, यहाँ नोएडा में ही कोई महिला एनजीओ है, उन्होंने ये फोकस किया है उन पर। मुझे वो हैदराबाद में उनका एक स्टॉल था, उसमें वो मिले थे, तो उन्होंने बताया कि वो 1300 रुपया लीटर खरीद रही है। डोंकी मिल्क प्राइस 1300 रुपया पर लीटर, हाईएस्ट कॉस्ट इनकी है आज। और डोंकी को हम बिन उपयोगी प्राणी मान रहे थे। अगर इस विषय को ठीक से एस्टैब्लिश हो जाएगा तो अगले समय में ये सबसे कमाऊ प्राणी के रूप में लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और इसकी तो जाति लुप्त हो रही है, क्योंकि इनका बेसिक काम कुम्हारों के साथ था, माटी का काम करते थे, वो इनको पालते थे। अब वो सारा कारोबार ही ज़्यादातर बंद हो गया। पहले माटी के जो बड़े बड़े बांध बनते थे उसमें उनका माल ढोने का काम होता था, वो भी ज़्यादातर बंद हो गया। तो एक प्रकार से वो काम के बगैर का हो गया था, तो लोग इनको रखते ही नहीं है। अब ये नया
फोकस इस पर जाएगा और इनका मेडिसिनल वैल्यू हो गया है। वो वहाँ जाके हमको बताया कि ये, मैंने कहा कि ये 1300 रुपये लीटर दूध का करोगे क्या, क्योंकि वो डोंकी दूध भी बहुत ज़्यादा नहीं देती है, वो 1 लीटर 1.5 लीटर दूध देती है। तो इसको रखना 1-1.5 लीटर दूध से क्या होगा। तब ये कीमत जब जानने को मिली तो पता लगा कि ये तो बहुत काफ़ी है, 1.5 लीटर भी हो गया तो 2000 का हो गया पर डे का। और इनका मैंने पूछा कि क्या उपयोग कैसे है और क्या कर रहे हैं, तो वही स्टॉल पे ही उन्होंने लगाए थे। बहुत ही कॉस्टली कॉस्मेटिक्स इसमें से बनते हैं। उन्होंने तो वहाँ तक बताया कि नेचुरल कॉस्मेटिक बनाने का इतना अच्छा रॉ मटेरियल दुनिया में और कोई है ही नहीं। ये तो संयोग की बात है कि गधे सफ़ेद ही होते हैं इतना उसको वाइट, स्नो वाइट उनका होता है नेचुरली। ये क्या, वो तो कुदरती बात है, मगर ये इनके दूध में ये क्वालिटी है। अब कैमल के दूध का जो मार्केटिंग हमारे गुजरात में तो डेयरी ने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया, कच्छ की डेयरी ने। वो ऑफिशियली उन्होंने वहाँ अपना काउंटर खोल के अब खरीद रहे हैं। राजस्थान में भी कुछ मात्रा में शुरू हुआ है, अभी हम इसको और भी बल देंगे। मगर इसमें भी मेडिसिनल वैल्यू है, वो भी डायबिटिक के लोगों के लिए बहुत उपकारक हैं। इसमें से इनकी कई चीज़ें बन रही हैं। तो ये मिल्क में भी अब ये नया एक एवेन्यू खुलेगा। और अभी जो अवेयरनेस इतना आ गया है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आफ्टर कोरोना एक बहुत बड़ा बदलाव है दुनिया में। वो बदलाव है खान पान का। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो पहले आप कहीं पे प्लेन में होंगे, होटल रेस्टोरेंट में कहीं पे, तो वेज नॉन वेज इतना ही पूछा जाता था। अब उसका डिटेलिंग हो रहा है। अब बोलेंगे वेज तो उसके बाद वो चॉइस करेगा क्या ऑर्गेनिक है आपके पास। अब ये बहुत बड़ी दुनिया की एक मानसिकता हो गई है कि ये अब ऑर्गेनिक खाने से ही हम बच पाएंगे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बन गया है। सो हर जागृत नागरिक अपने घर में ऑर्गेनिक खाना चाहता है, ऑर्गेनिक मिल्क का खाना चाहता है, उसकी प्रोडक्ट लेना चाहता है। तो इन सारी चीज़ों में फिर से ये नए सिरे से अपनी गाय और गाय का दूध, और वो भी इंडिजिनस गायों का दूध, उसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। मैं अहमदाबाद की एक गौशाला का आपको उदाहरण देना चाहूँगा। व्रज गौशाला अहमदाबाद में है, गोपाल भाई सुतरिया उसका मालिक है। उसके पास करीबन 500 से ज़्यादा गिर गाय हैं। उनकी एक अपनी ब्रांड बन गई है। वो 250 रुपया लीटर दूध बेच रहा है, और वो भी क्यू में, वो भी सफिशिएंट नहीं है उनके पास। इतने लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। और घी 4000 रुपया किलो, वो भी आप आज 4000 रुपया जमा करोगे तो आपको घी नहीं मिलेगा, आपको डेट मिलेगा कि आपको अगले ये तारीख को घी मिलेगा। ये इसके नए आयाम हैं।